हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। पिछली वीडियो में हमने भारतीय काव्य शास्त्र की चर्चा की थी, जिसमें हमने बेसिक जाना था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए काव्य लक्षणों की आज हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं और अगर आप एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ के लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्कूल लेवल के जॉब की तैयारी कर रहे हो हिंदी विषय से, और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में ये विषय काम आएंगे। ये टॉपिक्स जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वो सब काम आएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे से नोटिफिकेशन मिल जाया करे समय से, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, और आप इसका अपने एग्ज़ाम में सदुपयोग कर सकें। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम शालू अनंत है, आप जानते ही हैं। आप मुझसे 4 माध्यमों से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप हमारा। इस पर मैं वीडियो और जो भी आर्टिकल पोस्ट करती हूँ अपनी वेबसाइट पे, उन सब के लिंक डालती रहती हूँ हमेशा। तो अगर आप वीडियो फॉर्म में नहीं भी देख रहे हैं और आप आर्टिकल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम ग्रुप है हमारा, और मेल के ज़रिए आप मुझे कोई क्वेरी हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो काव्य लक्षणों की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये होते क्या है। काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है। ठीक है, समय समय पर अनेक आचार्यों ने अलग अलग तरीके से काव्य को परिभाषित किया है, उसी को काव्य लक्षण कहा जाता है। अब आचार्यों ने 3 आधारों पर काव्य लक्षणों को विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? एक तो शब्द और अर्थ के आधार पर, दूसरा है शब्द के आधार पर केवल, और तीसरा है रस और ध्वनि के आधार पर। तो इन 3 आधारों पर आचार्यों ने इसे विभक्त किया है। देखते हैं कि संस्कृत आचार्यों ने क्या परिभाषा दी है काव्य की। सबसे पहले आचार्य हैं भामह। इन्होंने क्या श्लोक दिया है? शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पदम च तद्विधा। लेकिन हमेशा शब्दार्थो सहितो काव्यम ही पूछा जाता है अक्सर, जब भी अब तक पूछा गया है एग्ज़ाम वगैरह में। इसका अर्थ क्या है? शब्द और अर्थ का समन्वय ही काव्य है। फिर है दंडी, आचार्य दंडी। इनका है पेन ठीक से नहीं चल रहा आज, शरीरम ताद्विष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, जिसका अर्थ है शब्दों का वह समूह जो सरसता से भरा हो और कविता में युक्त सुंदर पदावली हो, उसे काव्य कहते हैं। मतलब इसमें इन्होंने पदावली को महत्व दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, एक एक कोड याद कर लेना है। पहला तो श्लोक आसानी है, ये लगभग सबको याद रहता है। अब पदावली का इस्तेमाल जिसने किया है वो दंडी है, आपको ये ध्यान रखना है। अब अगले जो आचार्य हैं वो है वामन। इनका है काव्य शब्दोर्गुणालंकार संस्कृत्योः शब्दार्थयोः वर्तते। इसका अर्थ है काव्य में शब्द और अर्थ का इसका अर्थ है काव्य में शब्द और अर्थ का दोनों का होना ज़रूरी है। इसके अलावा काव्य में गुणों का होना भी आवश्यक है और अलंकारों का भी होना आवश्यक है, और इन सभी के संयोग से काव्य की सृष्टि होती है। इसे काव्य कहते हैं। फिर है रुद्रट। इनका है ननु शब्दार्थम काव्यम, जिसका अर्थ है शब्द और अर्थ के योग का नाम काव्य है। इन्होंने भी यही माना है जैसे भामन ने माना था। आनंदवर्धन का क्या है? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, मतलब शब्द और अर्थ के मिलने से ही काव्य की सृष्टि होती है, असली काव्य बनता है। कुंतक का क्या कथन है? शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, जिसका अर्थ है शब्द और उसके अर्थ को मिलाकर बनने वाला ही जो अर्थ है वो काव्य कहलाता है। और आप इस श्लोक को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुंतक जो है वो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे, प्रवर्तक थे, और इन्होंने अपने जो ये श्लोक दिया है, इन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें वक्र शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अगर ये आता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वक्र क्या कुंतक का होगा। अगले हैं मम्मट। इनका है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, मतलब दोष रहित गुण सहित कभी कभी अलंकारों से युक्त जो शब्द और अर्थ होते हैं, शब्द से युक्त अर्थ होते हैं, उन्हीं को काव्य कहा है इन्होंने। हेमचंद्र का भी इनसे मिलता जुलता है। अदोषो सगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, मम्मट ने कभी कभी अलंकारों के इस्तेमाल की बात की थी, लेकिन हेमचंद्र कहते हैं कि अलंकार होने आवश्यक है उसमें, बाकी सब सेम है।
अगले हैं विश्वनाथ, इनका है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। इन्होंने रस को परिभाषित किया है। पीछे हमने बात की थी कि रस और ध्वनि की भी के आधार पर भी बांटा गया है, तो उन्हीं में विश्वनाथ का नाम आ जाता है। फिर है जगन्नाथ, इनका है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, मतलब रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य हैं। ठीक, तो ये है संस्कृत आचार्य जिन्होंने काव्य लक्षणों को परिभाषित किया है, काव्यों को परिभाषित किया है, काव्य लक्षण दिए हैं। आपको ये सारे ध्यान रखने हैं, और भी थे लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को शामिल किया है। अगले अब हैं हिंदी के विद्वान जो हैं, उन्होंने जो काव्य लक्षण दिए हैं वो देखते हैं। रीतिकाल से शुरू होगा ये, तो रीतिकाल के केशव दास हैं, इन्होंने क्या दिया है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृंद भूषण बिनु न विराजई कविता विनीता मित, मतलब जैसे बिना आभूषणों के स्त्री की सुंदरता नहीं होती है, वैसे ही बिना अलंकारों के कविता की सुंदरता नहीं हो सकती, उसी को कविता कहा है। अलंकारों से युक्त कविता की चर्चा की है इन्होंने। अगले हैं श्रीपति, इनका क्या कथन है, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन कविता वनीता छवि नहीं रस बिन तद्यपि प्रवीण। फिर है चिंतामणि, कुछ गिने चुने ही मैंने इसमें शामिल किए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कभी कभी पूछे जा चुके हैं पीछे, उन सबको इंक्लूड किया है। तो जितने इसमें दिए कम से कम उतने तो काव्य लक्षणों के आप याद कर ही लीजिएगा, और एक्स्ट्रा याद ना करना चाहें तब भी। चिंतामणि का देखते हैं, सगुण अलंकारान सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारी कवित विबुध कहत सब कोई। आगे है बाबू श्याम सुंदर दास, इनका है समष्टि रूप में साहित्य मानवता का दर्पण है। बालकृष्ण भट्ट ने क्या कहा इस संदर्भ में, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। और ये किसी पेपर में तो मैंने देखा था जहाँ से मैंने ये लिया है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट है, किसी एक को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकती हूँ, तो सारे ही आपको याद करने हैं, गिने चुने ही मैंने यहाँ पे रखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, मैं साहित्य को मनुष्य के दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। अंतःकरण की वृत्ति के चित्र का नाम कविता है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इनका एक और कथन है, कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो ये चार कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए हैं। आगे रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और साहित्य जगत के नाना भावों की अभिव्यक्ति। रामचंद्र शुक्ल का ही एक कविता क्या है जो निबंध है, उससे कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। ये बहुत ही फेमस कोट है, ये ध्यान रखना है आपको। रामचंद्र शुक्ल का ही एक और कथन है, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल के दो और कथन हैं, सत्वोद्रेक या हृदय की पेन नहीं चल रहा ठीक से, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही काव्य है। एक और, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति। अब इनमें से कोई सा भी पूछ लेगा रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा कोटेशन इनका है कौन सा नहीं है। फिर प्रेमचंद का भी एक कथन है, इन्होंने क्या बताया है, जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हम में गति और शक्ति पैदा ना हो, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, ना सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करें, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। ठीक है, ये जो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन, उसमें प्रेमचंद ने जो भाषण दिया था उसमें से है ये। प्रेमचंद का एक और कथन है, साहित्य जीवन की आलोचना है। तो अगर पूछ लेंगे साहित्य जीवन की आलोचना है, किसका कथन है,
तो प्रेमचंद का। हिंदी के ही और भी विद्वान हैं, जिनमें से जयशंकर प्रसाद का क्या कथन है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं होता। ये किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का। अगले पंत हैं उनका है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेवी वर्मा ने क्या कहा है? कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कवि बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है। काव्य आत्माभिव्यक्ति है, ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ये किसका कथन है? अज्ञे का। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, ये धूमिल का कथन है। ये तो हमने भारतीय काव्य शास्त्र में जो आचार्य और इतिहासकार रह चुके हैं उन्होंने कविता को कैसे परिभाषित किया वो देखा। अब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य को कैसे परिभाषित किया गया है वो देख लेते हैं। आदर्श का प्रदर्शन ही कविता है और कविता का तत्व है कल्पना, ये किसका कथन है? अरस्तू का। कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है, ये ड्राइडन का कथन है। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है? कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कॉलरिज का कथन है, पोएट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। पीवी शैली का कथन है, कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। मैथ्यू आर्नल्ड का है, कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। इन्हीं का एक और कथन है मैथ्यू आर्नल्ड का, कविता जीवन की सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या है। ठीक है, अब देखिए ये ना आपको एक बार में याद नहीं होगा, इतना सारा मैंने कंटेंट तो दे दिया आपको, लेकिन आपको इसको याद करने के लिए बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, तब जाके याद होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें रटने वाली हो जाती हैं, याद करने वाली हो जाती हैं। इसीलिए आपको कई बार इसका रिवीजन करना होगा, तब जाके आपको याद होंगी। कोई तुक बनाइए, किसी तुक के माध्यम से याद कीजिए या फिर लिख लिख के याद कीजिए, जिससे आपको ये याद रहे। क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र भारतीय काव्यशास्त्र से मिला के अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, तो 100 में से 10 क्वेश्चन तो कम से कम इस सेक्शन से रहेंगे, 5 तो रहेंगे ही, तो 5 मार्क्स भी क्यों छोड़े जाएं। अब काव्य लक्षणों से संबंधित 2 क्वेश्चन मुझे मिले थे, वो मैंने नोट किया है। एक तो है नेट सितंबर 2022 का, तद्दोषो शब्दार्थो होगा सगुणावलंकृत पुनः क्वापि, ये किसका कथन है? ये मम्मट का कथन है, अभी पीछे हम देख के आए हैं। अगला क्वेश्चन है शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसमें मिलान करना है, ये किसका है? ये भामह का है। ननु शब्दार्थो काव्यम, ये दंडी का है। शब्दार्थों सहित वक्र कवि का मैंने बताया था, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कुंतक, उनका कथन है ये। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ का है। तो देख लेते हैं कौन से मिल रहे हैं। 3, 1, 2, 5 ये वाला है। और सारे मिलाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो कहीं और मिल ही नहीं रहा है, तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। अगर समय बच रहा है तो बचाना है एग्ज़ाम में, अगर आप पहले वाले पे दूसरे वाले पे कॉन्फिडेंट है और वो आगे किसी में भी मैच नहीं कर रहा है तो ये थे कुछ सवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, काव्य हेतु या काव्य प्रयोजन का वीडियो लेके आऊँगी मैं अगला। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मेल कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जितना हो सके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़े। थैंक यू।